नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 29 जून 2020 और स्वागत है आपका एटोएल डिस्कशन में। 4 इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आर्टिकल डिस्कस करेंगे लाइव मिंट का एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट से संबंधित। दूसरे नंबर पे हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे हिंदू का जम्मू एंड कश्मीर के लिए नए डोमिसाइल रूल्स के बारे में। तीसरे नंबर पे हम मोपला रिबेलियन की बात करेंगे और चौथे नंबर पे बात करेंगे पीवी नरसिम्हा राव के बारे में। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को कनेक्ट कर सकते हो। वैसे तो देखो, इंडिया एक एग्रीकल्चर पावर हाउस है। बहुत सारी चीज़ें जैसे दूध, मैंगो, बनाना पूरे वर्ल्ड में ये सबसे ज़्यादा इंडिया में ही प्रोड्यूस होती हैं और काफ़ी सारे ऐसे सीरियल्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं जिनके मामले में इंडिया पूरे वर्ल्ड में सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं। बट अगर देखो हम एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट की बात करें, इंडिया ने पिछले कुछ सालों से अपने पोटेंशियल के हिसाब से परफॉर्म नहीं किया है। कहने का मतलब ये है, इंडिया का पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट के मामले में, बट इंडिया ने एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट काफ़ी कम किया है। अभी फ़िलहाल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट के मामले में इंडिया 10वें स्थान पर है और ये छोटे छोटे देश हैं, फॉर एग्जांपल बेल्जियम, इटली, नीदरलैंड, जितनी वैल्यू का हम एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट करते हैं उससे ज़्यादा वैल्यू का ये छोटे छोटे देश एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट करते हैं। वैसे सरकार काफ़ी सारे रिफॉर्म्स हाल ही में लेके आई है आत्मनिर्भर अभियान के तहत। काफ़ी बार हमने इनको डिस्कस भी किया है। जैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस लेके आई है। एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट में अमेंडमेंट के लिए ऑर्डिनेंस लेके आई है सरकार। अब सीरियल्स, पल्सेस, ऑयल सीड्स, ऑनियंस, पोटैटोज, इनके लिए जो पहले स्टॉक लिमिट हुआ करती थी कि इंडिविजुअल्स इससे ज़्यादा इन कमोडिटीज़ को स्टोर करके नहीं रख सकते, अब वो लिमिट हटा दी गई है। तो प्राइवेट एंटिटीज़ इन्वेस्ट करेंगी इन कमोडिटीज़ को स्टोर करने में, इनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होगा, तो एक्सपोर्ट भी इससे बूस्ट होगा। इसके अलावा एपीएमसी एक्ट में भी बदलाव किया गया है। अब किसानों को मैंडेटरीली अपनी फसल एपीएमसी मंडीज़ में बेचने की आवश्यकता नहीं है। वो मंडी से बाहर जहां बेचना चाहे वहां बेच सकते हैं। 1 लाख करोड़ सरकार ने एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए एलोकेट किए हैं आत्मनिर्भर अभियान के तहत। बट देखो, क्वेश्चन ये उठता है, ये जो रिफॉर्म्स सरकार लेकर आई हैं, क्या ये सफिशिएंट है एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट को बूस्ट करने के लिए? इसका आंसर है नो। सिर्फ इन रिफॉर्म्स की सहायता से हम हमारे एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट को बूस्ट नहीं कर पाएंगे। अगर हमें हमारा एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट बूस्ट करना है तो हमें प्रोडक्शन में एफिशिएंसी लानी होगी, हमें प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करनी होगी। देखो, 2009-10 में हमारा एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट था $17.82 बिलियन, जो कि 2013-14 में बढ़ के हो गया $42.51 बिलियन और 2019-20 में फिर से घटकर पहुंच गया $33 बिलियन तक। अगर देखो हमारा एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट अच्छा परफॉर्म करता है तो इसके काफ़ी सारे फ़ायदे होते हैं। किसानों को उनकी फसलों के उचित दाम मिलते हैं। हमारा वैसे भी लक्ष्य है, हमें किसानों की इनकम को डबल करना है। इस लक्ष्य को हम अचीव कर सकते हैं एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट को बूस्ट करके। इसका यह भी फ़ायदा होता है, फार्मर्स को बेस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में पता लगता है। नेक्स्ट, क्वालिटी पे ज़्यादा फोकस होता है। क्यों? क्योंकि क्वालिटी अगर आप नहीं दोगे तो दूसरे देश आपकी एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ को इंपोर्ट करेंगे नहीं ना। वो क्यों इंपोर्ट करेंगे? नेक्स्ट, अगर देखो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट बूस्ट होता है तो ज़्यादा अवेयरनेस आती है फार्मर्स में कि दूसरे देश के लोगों की डिमांड क्या है, वो कैसी कमोडिटीज़ चाहते हैं, तो उसके आधार पर वैल्यू एडिशन भी हो सकता है, जैसे पैकेजिंग, ब्रांडिंग इत्यादि। मतलब कहने का यही है, अगर एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट हमारा बूस्ट होता है तो इसके काफ़ी सारे फ़ायदे होते हैं। इसके बाद राइटर अपनी तरफ से कुछ सजेशंस देते हैं कैसे हम हमारे एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट को बूस्ट कर सकते हैं। इनका पहला सजेशन ये है, हमें क्वालिटी पर फोकस करना होगा। हमारे देश में देखो काफ़ी सारी एजेंसीज़ हैं, जैसे इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, प्लांट एंड एनिमल क्वारंटाइन, सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड, FSSAI और सबसे लास्ट में BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। इन सब को कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करना होगा ताकि पूरी जो फूड सप्लाई चेन है
इसमें क्वालिटी को हम इम्प्रूव कर सकें। कई बार ऐसा देखने को मिलता है, जैसे यूरोपियन यूनियन ने हमारे बासमती राइस पर बैन लगा दिया, आरोप लगाया इसमें ट्राइसाइक्लाजोल की मात्रा देखने को मिलती है, ये एक फंगीसाइड है। मतलब ये आरोप लगाया गया यूरोपियन यूनियन के द्वारा कि हमारे बासमती राइस में क्वालिटी नहीं है, ट्राइसाइक्लाजोल की मात्रा है, उन्होंने बासमती राइस के इंपोर्ट पर बैन लगा दिया। इवन श्रिम्प्स जो एक्सपोर्ट करते हैं हम यूरोपियन यूनियन को, इसकी भी बार बार इंस्पेक्शन की जाती है। आरोप लगता है कई बार एंटीबायोटिक्स की मात्रा इसमें ज़्यादा मिलती है। वैसे एक बार अल्फेंजो मैंगो के इंपोर्ट पर भी यूरोपियन यूनियन ने बैन लगा दिया था क्वालिटी इश्यूज़ के कारण। तो कहने का मतलब यही है, ये हमारी काफ़ी सारी जो एजेंसीज़ हैं इनको कोऑर्डिनेटेड वे में काम करना होगा ताकि पूरी फूड सप्लाई चेन में क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सके। दूसरा सजेशन, हमारी देखो एग्रीकल्चर संबंधित जो डोमेस्टिक पॉलिसीज़ या फिर स्कीम्स हैं उनको इस प्रकार से अलाइन करना होगा कि नई नई टेक्नोलॉजीज़ जो आई हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ब्लॉकचेन, इन टेक्नोलॉजीज़ को आने वाले समय में एग्रीकल्चर में इंटीग्रेट किया जा सके। मतलब इन टेक्नोलॉजीज़ की सहायता से एग्रीकल्चर की सिचुएशन को इम्प्रूव किया जा सके। नेक्स्ट, हमारी देखो एग्रीकल्चर जो पॉलिसीज़ हैं, फॉर एग्जांपल मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये WTO की पॉलिसीज़ के हिसाब से होनी चाहिए, WTO कंपैटिबल होनी चाहिए, ताकि विभिन्न देश ये ना बोलें कि आपकी एग्रीकल्चर जो पॉलिसीज़ हैं वो WTO के नॉर्म्स के अगेंस्ट हैं, हम आपसे इंपोर्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट, लॉजिस्टिक्स मतलब कितना आसानी से, कितना कम कीमत के साथ, कितनी एफिशिएंसी के साथ आप कमोडिटी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज पाते हो। देखो, डेवलप कंट्रीज़ की जो कंपनीज होती हैं उनको लॉजिस्टिक्स सपोर्ट अच्छा मिलता है, वो इंडिया में एक्सपोर्ट करते हैं काफ़ी एफिशिएंसी के साथ, कम कीमत पर वो एक्सपोर्ट कर पाते हैं, उनके पोर्ट्स पर काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं। लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं है। हमें अगर एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ को एक्सपोर्ट करना हो, कीमत भी ज़्यादा लगती है और कई बार बीच में इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं होता। मतलब जैसे हम फिशेस को या फिर श्रिम्प्स को भेज रहे हैं तो शिप्स में स्टोर करने की फैसिलिटी अच्छी नहीं होगी, चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। तो ये सब लॉजिस्टिक्स इश्यूज़ हैं, हमें इन्हें एड्रेस करना होगा ताकि हमारी जो कंपनीज़ हैं वो भी कॉम्पिटिटिव हों, दूसरे देशों की कंपनीज़ का मुकाबला कर सकें। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट काफ़ी अच्छा है। काफ़ी बार देखो हमें नेगोशिएट करना होता है दूसरे देशों के साथ। फॉर एग्जांपल हमें नेगोशिएट करना है यूके के साथ कि भाई आप अपनी मार्केट को ओपन कर लीजिए हमारे अल्फेंजो मैंगो के लिए। तो यूके कोई कंडीशन रख देता है कि आप भी अपनी मार्केट को ओपन कीजिए हमारी किसी कमोडिटी के लिए, हमारे किसी फ्रूट के लिए। तो इस प्रकार से क्विड प्रो ट्रांजैक्शन हो सकती है। बट देखो दिक्कत ये आती है, हमारी ये जो बॉडीज़ हैं जैसे द मैरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी या फिर एग्रीकल्चर प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, इनको सिर्फ इतना पता होता है कि हमें नेगोशिएट करना है दूसरे देशों के साथ उनकी मार्केट को एक्सेस करने के लिए। लेकिन इनको ये नहीं पता होता कि दूसरे देश किन प्रोडक्ट्स के संदर्भ में इंडिया की मार्केट को एक्सेस करना चाहते हैं। तो ये जो बॉडीज़ है ना, फिर उस सिचुएशन में नहीं काम कर पाती कि एक हाथ दे एक हाथ ले। मतलब आमतौर पे ऐसी जो ट्रांजैक्शंस होती है ना, आप अपनी मार्केट को इस प्रोडक्ट के लिए ओपन कर दीजिए हमारी, और बदले में हम हमारी मार्केट को आपके इस प्रोडक्ट के लिए ओपन कर देंगे। इस प्रकार की ट्रांजैक्शन तभी होगी ना जब इन बॉडीज को पता होगा कि दूसरे देश क्या डिमांड कर रहे हैं। ये तो पता होता है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को। तो आर्टिकल में ये सजेस्ट किया जाता है कि भाई आप एक ही बॉडी बना दो ना, जैसे यूएसए में, रशिया में है, एक ही बॉडी अपनी भी मार्केट एक्सेस को देखती है और दूसरे देशों की मार्केट एक्सेस के लिए भी नेगोशिएट करती हैं। तो वो बॉडीज ज़्यादा बेहतर ढंग से नेगोशिएट कर पाती हैं। और काफ़ी बार तो देखो हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री क्या करती है, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। एग्जाम्पल टेक्निकली रॉन्ग हो सकता है बट आप एसेंस को समझिएगा। जैसे इंडिया यूके के साथ नेगोशिएट करता है, यूके को बोलता है कि भैया कश्मीर के इशू पर आप हमारा साथ दे दीजिए, बदले में हम हमारी मार्केट को ओपन कर देंगे आपके प्रोडक्ट्स के लिए, किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए या फिर 2-3 प्रोडक्ट्स के लिए। राइटर कहते हैं देखो फॉरेन पॉलिसी संबंधित इश्यूज के संदर्भ में हमें हमारी मार्केट एक्सेस को नेगोशिएट नहीं करना चाहिए, हमें
अगर हमारी मार्केट ओपन करनी है किसी देश के प्रोडक्ट के लिए, तो बदले में हम उससे मांग करें कि आप भी अपनी मार्केट को ओपन कीजिए हमारे किसी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए। ये होना चाहिए। और वैसे भी देखो, हमारी मार्केट तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हमारे देश में 130 करोड़ लोग हैं। हमें इसका फ़ायदा उठाना चाहिए दूसरे देशों के साथ नेगोशिएट करने के लिए, उनकी मार्केट की एक्सेस को डिमांड करने के लिए। नेक्स्ट सजेशन, हमें देखो एग्रेसिवली हमारे कई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करना होगा। ये रणनीति देखो श्रीलंका के द्वारा और कुछ दूसरे देशों के द्वारा अपनाई गई। जैसे श्रीलंका ने अपनी चाय का बहुत ज़्यादा प्रमोशन किया यूरोपियन मार्केट्स में और दूसरी जगह पे, और इसका फ़ायदा उन्हें हुआ। हमें भी इसी प्रकार से हमारे कई जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं उनकी एग्रेसिव ब्रांडिंग करनी होगी, और हमें थोड़ी सी रिसर्च भी करनी होगी। जैसे मान लीजिए हमारे देश में दार्जिलिंग की जो चाय है वो थोड़ी सी अलग है उस चाय से जो यूरोपियन मार्केट्स में पसंद की जाती है। तो हम कुछ एरिया में उसी प्रकार की चाय उगा सकते हैं जो यूरोपियन मार्केट्स में पसंद की जाती हैं, यानी टेस्ट को उसी प्रकार से थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं ताकि यूरोपियन मार्केट्स में हमारी चाय ज़्यादा बिके। इसके लिए थोड़ा सा रिसर्च चाहिए, थोड़ी सी मार्केटिंग चाहिए, ब्रांडिंग भी चाहिए। लास्ट में कंक्लूजन में कहा जाता है, देखो वैसे तो अभी इकोनॉमिक सिचुएशन काफ़ी ख़राब है, लेकिन 2019-20 में हमारे देश में रिकॉर्ड फूड ग्रेन प्रोडक्शन हुई है। हमारे देश में एग्रो क्लाइमेट कंडीशंस काफ़ी ज़्यादा वेरी करती हैं, मतलब अलग अलग कमोडिटीज़ हम उगा सकते हैं, उपजाऊ भूमि काफ़ी ज़्यादा है, हमारे पास पोटेंशियल है वर्ल्ड का फूड बास्केट बनने का। तो हमें इन सब रिफॉर्म्स पे काम करना होगा। इससे हमारे किसानों को भी बहुत फ़ायदा होगा। जैसा हमने शुरुआत में डिस्कस किया था, हमारा वो लक्ष्य अचीव हो सकेगा जिसमें हमने डिसाइड किया है हमें हमारे किसानों की इनकम को डबल करना है। ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल जम्मू एंड कश्मीर के लिए नए डोमिसाइल रूल्स के बारे में है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो पिछले साल अगस्त 2019 से पहले जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस प्राप्त था। जम्मू एंड कश्मीर की सरकार के पास स्पेशल पावर्स थी ये डिफाइन करने की कि कौन जम्मू एंड कश्मीर के परमानेंट रेजिडेंट हो सकते हैं, और ये भी पावर थी जम्मू एंड कश्मीर की सरकार के पास, वो डिसाइड कर सकते थे कि कुछ लैंड राइट्स, एजुकेशन राइट्स और एम्प्लॉयमेंट राइट्स सिर्फ और सिर्फ परमानेंट रेजिडेंट्स को मिलेंगे, बाकियों को नहीं मिलेंगे। बट देखो इसके कारण जम्मू एंड कश्मीर में बहुत से लोग, जैसे जो वेस्ट पाकिस्तान से जम्मू एंड कश्मीर में आके बसे थे, सैनिटरी वर्कर्स जो इंडिया के अलग अलग पार्ट से जम्मू एंड कश्मीर में जाके बसे थे, इवन गोरखास जो आज़ादी से पहले जम्मू एंड कश्मीर में बस गए थे, उनको जम्मू एंड कश्मीर का परमानेंट रेजिडेंट नहीं माना जाता था। तो वो इन सब अधिकारों से वंचित थे, लैंड राइट्स, एजुकेशन राइट्स, एम्प्लॉयमेंट राइट्स। जब जम्मू एंड कश्मीर का स्पेशल स्टेटस रिवोक किया गया तो ये आर्गुमेंट बहुत ज़्यादा मजबूती से दिया गया कि ये सभी लोग जो अपने अधिकारों से वंचित थे, जम्मू एंड कश्मीर में काफ़ी समय से रह रहे थे, फिर भी इनको इनके राइट्स मिलेंगे स्पेशल स्टेटस रिवोक होने के बाद। अब देखो स्पेशल स्टेटस जम्मू एंड कश्मीर का रिवोक हो चुका है, तो नए रूल्स आए जम्मू एंड कश्मीर में डोमिसाइल के लिए, ये डिफाइन करने के लिए कौन जम्मू एंड कश्मीर का रेजिडेंट कहला सकता है। नए रूल्स के अकॉर्डिंग अगर कोई पर्सन और उसके बच्चे जम्मू एंड कश्मीर में पिछले 15 सालों से रह रहे हैं तो उन्हें डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिलेगा, यानी जम्मू एंड कश्मीर के रेजिडेंट होने का सर्टिफिकेट मिलेगा। या फिर देखो वो बच्चे जिन्होंने पिछले 7 सालों तक लगातार जम्मू एंड कश्मीर में एजुकेशन प्राप्त की है, 10वीं या फिर 12वीं की क्लास प्राप्त की है जम्मू एंड कश्मीर यूटी के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, तो वो जम्मू एंड कश्मीर का डोमिसाइल प्राप्त करने के लिए एलिजिबल हैं। तो ये रूल्स हैं। इन रूल्स की सहायता से जो पहले इनजस्टिस हुआ था इन सभी लोगों के साथ, जैसे सैनिटरी वर्कर्स या फिर पाकिस्तान से आए रिफ्यूजीज, ये इनजस्टिस दूर होगा। बट अब आप ध्यान से सुनिएगा, जम्मू एंड कश्मीर के कई सेक्शंस, खास करके पॉलिटिकल पार्टीज इन रूल्स का विरोध कर रही हैं। उनका कंसर्न ये है
सबसे पहला कंसर्न, कश्मीर का जो डेमोग्राफिक करैक्टर है वो चेंज हो सकता है इन नए रूल्स की वजह से। ये भी हो सकता है कि कश्मीर के लोगों को अपनी ज़मीन से हाथ गंवाना पड़े। ये भी कंसर्न है कुछ लोगों का कि अगर देखो बाहर से लोग ज़्यादा आएंगे कश्मीर में तो कश्मीर के लोकल लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो पहले की अपेक्षाकृत कम अवेलेबल होंगी। वैसे कश्मीर में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ऑलरेडी कम हैं क्योंकि टूरिज़्म सबसे ज़्यादा जॉब्स प्रोवाइड करता है कश्मीर में, बट कई बार टेररिज्म की वजह से और अभी फ़िलहाल महामारी की वजह से टूरिज़्म इतना अच्छा चल नहीं रहा है कश्मीर में। तो ये कंसर्न्स हैं जम्मू एंड कश्मीर के कई सेक्शंस के। आज के इस आर्टिकल में कहा जाता है ये जो कंसर्न्स हैं पूरी तरह से सही नहीं हैं। देखो, इनफ एविडेंस मौजूद हैं। जब कोई रीजन अपने आप को ओपन करता है बाहरी वर्ल्ड के लिए तो उस रीजन में डेवलपमेंट आता है, चाहे सोशल डेवलपमेंट हो या फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो। तो कश्मीर इस बात से इनकार नहीं कर सकता, बाहरी वर्ल्ड के लिए कश्मीर ओपन होता है तो सर्टेनली डेवलपमेंट आएगा। हाँ, इतना ज़रूर है, जब देखो कोई रीजन, जैसे कोई ट्राइबल रीजन है और उस ट्राइबल रीजन में रहने वाले जो ट्राइबल्स हैं काफ़ी ज़्यादा पिछड़े हुए हैं। अब देखो ऐसे रीजन में बाहर से लोग जाके ना बसें ताकि इनको एक्सप्लॉइट ना किया जा सके, ये तो एक बार के लिए चल भी सकता है। बट कश्मीर में लोगों के जो इंडिकेटर्स हैं, एजुकेशन संबंधित इंडिकेटर्स हैं, वो अच्छे खासे हैं। मतलब ट्राइबल्स की तरह नहीं हैं कि सरकार रोक लगाए कि यहाँ पे कोई जाके बसता है तो उनको एक्सप्लॉइट कर सकता है, ऐसा नहीं है। इसलिए विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज़ को और सेक्शंस को ये समझना चाहिए कश्मीर में अगर कोई मूवमेंट होगी तो वो इकोनॉमिक रीजंस के लिए होगी। और कश्मीर का बाहरी दुनिया से ट्रेड अगर बहुत ज़्यादा बढ़ता है तो इससे कश्मीर को ही फ़ायदा होगा। ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया जम्मू एंड कश्मीर के नए डोमिसाइल रूल्स के बारे में। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल मालाबार रिबेलियन के बारे में है। आप जीएस पेपर 1 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। 1921 में हुई थी मालाबार रिबेलियन और अगले साल इसको 100 साल पूरे हो जाएंगे। तो काफ़ी सारी मूवीज़ अनाउंस हुई हैं इस थीम पर आधारित। मालाबार रिबेलियन में क्या हुआ था 1921 में? देखो, केरल में जो मालाबार रीजन है वहाँ पे मोपला मुस्लिम्स हुआ करते थे, छोटे किसान या फिर पीजेंट्स, और बड़े जो जमींदार हैं वो हिंदू हुआ करते थे। उस समय आपको याद होगा खिलाफत आंदोलन चला था। बताइए खिलाफत आंदोलन क्यों चला था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में देखो ओटोमन एम्पायर ने, ओटोमन एम्पायर मतलब आज का टर्की, इन्होंने जर्मनी के पक्ष में पार्टिसिपेट किया था और ये युद्ध हार गए थे। युद्ध के खत्म होने के बाद ओटोमन एम्पायर की अथॉरिटी को काफ़ी ज़्यादा डिग्रेड कर दिया गया था विक्टर्स के द्वारा, ब्रिटिशर्स और इनके साथी देशों के द्वारा, और ओटोमन एम्पायर से टेरिटरीज भी छीन ली गई थी। इसी का विरोध किया जा रहा था इंडिया में खिलाफत मूवमेंट में। खिलाफत मूवमेंट की मांग ये थी कि ओटोमन एम्पायर को उनकी टेरिटरीज लुटाई जाएं, उनकी अथॉरिटी को रिस्टोर किया जाए और वापस से जो पवित्र मुस्लिम साइट्स हैं उनका कंट्रोल इनको दिया जाए, ये सब चीज़ें। तो हमारे देश में केरला में जो मालाबार रीजन है वहाँ पर भी हिंदू और मुस्लिम शुरुआत में एकजुट हुए ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट विरोध करने के लिए। जैसा शुरुआत में हमने डिस्कस किया, उस समय हिंदू लैंडलॉर्ड्स थे, उनके पास ज़मीन थी, छोटे किसान और पीजेंट्स ये मुस्लिम्स थे। तो शुरुआत में तो विरोध ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट था, लेकिन धीरे धीरे रिबेलियन ने कम्युनल कलर ले लिया। दंगे हो गए हिंदूज के और मुस्लिम्स के बीच में वहां पर, और इन दंगों में ब्रिटिशर्स ने भी आग में घी डालने का काम किया। वो तो देखो चाहते ही थे, पहले मूवमेंट चल रही थी उनके अगेंस्ट, लेकिन अब उनके अगेंस्ट तो छोड़िए, जो विरोध करने वाले थे वो आपस में ही लड़ रहे थे। यही ब्रिटिशर्स चाहते थे कि हमारे खिलाफ जो विरोध है वो खत्म हो जाए और विरोध करने वाले आपस में ही लड़ने लगे। इसी मूवमेंट से संबंधित एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है वरियन कुंजा हमीद हाजी।
ये मालाबार रिबेलियन के काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट लीडर्स में से एक थे। इन्होंने अपने 7500 साथियों के साथ मिलकर काफ़ी सारी टेरिटरी पर कंट्रोल इस्टेब्लिश कर लिया था, यानी ब्रिटिशर्स से काफ़ी सारी टेरिटरी इन्होंने छीन ली थी और कुछ दिनों तक पैरेलल गवर्नमेंट भी चलाई, मतलब समानांतर सरकार। ब्रिटिशर्स ने अपना कंट्रोल लूज कर दिया था उस टेरिटरी पर जिस पर इन्होंने अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश किया था, और उस टेरिटरी पर ये अपनी सरकार चला रहे थे और देश के बाकी हिस्से में ब्रिटिशर्स की सरकार थी। लेकिन ज़्यादा समय तक ऐसा नहीं चल सका। 1922 में एक ट्रीटी की आड़ में ब्रिटिशर्स ने धोखा दिया हाजी को, और इसमें गद्दारी की इन्हीं के एक दोस्त ने। बाद में ब्रिटिश जज के सामने इनको प्रस्तुत किया गया और मौत की सज़ा सुनाई गई इनके साथियों समेत। तो इस प्रकार से हमने मालाबार रिबेलियन के बेसिक्स की बात की। अब देखो, एक चीज़ आपने अक्सर देखी होगी, इतिहास के जो इम्पोर्टेंट पर्सन्स या फिर इम्पोर्टेंट इवेंट्स होती हैं उनकी इंटरप्रिटेशन को लेके विभिन्न वर्गों के बीच डिबेट स्टार्ट हो जाती है। जैसे एक वर्ग ऐसा है जो मानता है टीपू सुल्तान ने मैसूर रीजन में काफ़ी सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया, ब्रिटिशर्स के खिलाफ विद्रोह की बिगुल बजाया। लेकिन एक दूसरा वर्ग ऐसा भी है जो बोलता है टीपू सुल्तान ने दूसरे धर्मों के लोगों पर अत्याचार किया। तो मतलब टीपू सुल्तान को लेके अलग अलग लोगों की राय अलग अलग है। उसी प्रकार से मालाबार रिबेलियन को लेके अलग अलग लोगों की राय अलग अलग है, और ख़ास करके पॉलिटिकल लीडर्स ऐसा किया करते हैं, वो प्रेजेंट ईरा में पॉलिटिकल माइलेज हासिल करने के लिए हिस्टोरिकल इवेंट्स को अपने हिसाब से इंटरप्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं, और वही अब हो रहा है मालाबार रिबेलियन के साथ। देखो, एक वर्ग ऐसा है जो कहता है मालाबार रिबेलियन एक ऐसी रिबेलियन है जिसने ब्रिटिशर्स के खिलाफ काफ़ी मजबूती से आवाज़ उठाई। बट एक दूसरा वर्ग ऐसा है जो बोलता है इस मूवमेंट में एक धर्म के लोगों ने दूसरे धर्म के लोगों पर अत्याचार किया। मतलब मोपला मुस्लिम्स ने मोबिलाइज होके, एकजुट होके जो लैंडलॉर्ड हिंदूज थे उनके खिलाफ एट्रोसिटीज की। तो ये अलग अलग इंटरप्रिटेशन है। राइटर का ये मानना है जब देखो कोई सोशो इकोनॉमिक मूवमेंट चलती है तो वो वैक्यूम में नहीं चलती, उसके पीछे एक पूरा कंटेक्स्ट होता है, पूरी सोशो इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस होती हैं जिसके बीच वो मूवमेंट चलती है। तो मालाबार रिबेलियन के पीछे कोई एक रीजन रिस्पॉन्सिबल नहीं है, काफ़ी सारे रीजन्स रिस्पॉन्सिबल हैं, जैसे इकोनॉमिक डिस्ट्रेस, एंगर अगेंस्ट फॉरेन रूल, टीनेंसी लॉज और रिलीजियस जील, जिसकी वजह से जैसा हमने डिस्कस किया कुछ मुस्लिम मोपलाज ने एकजुट होकर हिंदू लैंडलॉर्ड्स के ऊपर एट्रोसिटीज की। टीनेंसी लॉज किस प्रकार से जिम्मेदार हैं? देखो, जो मोपला मुस्लिम्स थे वो इस रीजन में टीनेंट्स थे, तो ब्रिटिशर्स से पहले जो रेवेन्यू कलेक्ट करने का तरीका था वो इतना बुरा नहीं था, एक्सप्लोटेशन कम होता था, जो प्रोडक्शन होती थी फसल की उसका अच्छा खासा शेयर मोपला मुस्लिम्स को मिल जाता था, और लैंडलॉर्ड्स तो हिंदूज थे यहाँ पे। और स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो लैंडलॉर्ड्स थे नंबूदिरी ब्राह्मण्स। वैसे यहाँ पर नैयर्स कम्युनिटी के लोग भी रहते थे और वो वेल ऑफ पीजेंट्स थे, मतलब ऐसे किसान जो थोड़े वेल ऑफ थे एज कंपेरिजन टू मोपला मुस्लिम्स। वो भी पीजेंट्स थे लेकिन उनकी कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। तो अब देखो, ये सारे रीजन्स रिस्पॉन्सिबल थे इस मूवमेंट के। इस मूवमेंट में ब्रिटिशर्स का विरोध भी देखने को मिला, हिंदू मुस्लिम दंगे भी हुए। इसके पीछे रिलीजन तो रिस्पॉन्सिबल था, बट हिंदू मुस्लिम्स दंगों के पीछे यूं कहें सिर्फ रिलीजन रिस्पॉन्सिबल था ऐसा भी नहीं। जैसा हमने इस आर्टिकल में डिस्कस किया कि कुछ सिचुएशन ही इस प्रकार की थी कि पीजेंट्स मोपला मुस्लिम्स थे और लैंडलॉर्ड्स हिंदूज थे, तो बाकी जगहों पर भी पीजेंट्स और लैंडलॉर्ड्स के बीच वायलेंस हुआ था। तो कहने का मतलब देखो ये है, किसी भी मूवमेंट के पीछे काफ़ी सारे रीजन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और प्रेजेंट सिचुएशन में जो विभिन्न एक्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल लीडर्स, वो अपने फ़ायदे के लिए अपने ढंग से उस पास्ट इवेंट को इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं ताकि उस इवेंट से ज़्यादा फ़ायदा लिया जा सके। ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया मालाबार रिबेलियन के बारे में। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल पी.वी. नरसिम्हा राव के बारे में है।
आप जीएस पेपर 1 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। मान लीजिए जीएस पेपर 1 में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है पीवी नरसिम्हा राव के कंट्रीब्यूशन के बारे में, तो आप इस आर्टिकल की सहायता से आंसर कर सकोगे। ये देखो, देश के प्रधानमंत्री रहे 1991 से लेके 1996 के बीच। ये समय देखो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल था इंडिया के लिए, ये समय काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हाल ही में डेथ हुई थी। कश्मीर में मिलिटेंसी एकदम से बढ़ गई थी और पंजाब में भी इंसर्जेंसी थी। हालांकि 84 से 90 के बीच में ज़्यादा थी, लेकिन यूँ नहीं कह सकते कि पंजाब में इंसर्जेंसी पूरी तरह से ख़त्म हो गई थी 91 से लेके 96 के बीच। असम में भी एजिटेशन के बाद 1985 में एग्रीमेंट साइन हुआ था, लेकिन पूरी तरह से स्टेबिलिटी नहीं थी। ऊपर से बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस का सामना इंडिया को करना पड़ा। उस समय बाबरी मस्जिद को ढहाया गया था, पोलराइजेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था, बॉम्बे में ब्लास्ट हुआ था। इस डिफ़िकल्ट ईरा में पीवी नरसिम्हा राव को श्रेय जाता है। इन्होंने इंडिया को एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड की, हालांकि ये माइनॉरिटी गवर्नमेंट रन कर रहे थे। आज के इस आर्टिकल में कहा जाता है कि पीवी नरसिम्हा राव ने काफ़ी ज़्यादा अच्छे काम किए थे, लेकिन इनके काम को जैसे भुला सा दिया गया हो। मतलब इनके बारे में कहा जाता है मोस्ट फॉरगॉटन प्राइम मिनिस्टर। इनके काम को याद नहीं किया जाता। अदरवाइज देखो, देश की इकोनॉमिक क्राइसिस में थी और इन्होंने जो रिफॉर्म्स को डायरेक्शन प्रोवाइड की, डॉक्टर मनमोहन सिंह को ज़्यादा श्रेय जाता है, लेकिन ये तो प्राइम मिनिस्टर थे ना, आप इनके योगदान को भुला नहीं सकते। और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो उस समय आए थे, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उससे इंडिया बाद में जाके फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बना। लुकिस्ट पॉलिसी इन्होंने लॉन्च की थी, जो कि चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी का काउंटर थी। इसके अलावा जैसा हमने डिस्कस किया, इन सभी क्राइसिस को इन्होंने अच्छे से टैकल किया। 1998 में जो न्यूक्लियर वेपन्स का टेस्ट हुआ, उसकी नींव इन्होंने रखी थी। और इनकी देखो खास बात ये थी, ये रिफॉर्म्स जब लाते थे, इवन आंध्र प्रदेश के सीएम रहते हुए भी इन्होंने काफ़ी सारे रिफॉर्म्स लाए। सबसे इंपॉर्टेंट लैंड रिफॉर्म्स। ये सीधा सीधा फ्रंटल अटैक नहीं करते थे किसी के ऊपर। जैसे जो ये रिफॉर्म्स लेके आए इकोनॉमी में, एलपीजी रिफॉर्म्स, ये रिफॉर्म्स नेहरू के मॉडल के बिल्कुल अगेंस्ट थे। नेहरू तो सोशलिज्म की बात किया करते थे, आपको पता है। नेहरू के ईरा में ही इस प्रकार की पॉलिसीज थी, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, ये सब चीज़ें। लेकिन इन्होंने हमारी इकोनॉमी को ओपन कर दिया, जिसका फ़ायदा हमें मिला। लेकिन जब ये रिफॉर्म्स लेके आए तो इन्होंने विरोध नहीं किया। ऐसा नहीं बोला कि हम नेहरू के अगेंस्ट जा रहे हैं या फिर इंदिरा गांधी के अगेंस्ट जा रहे हैं। ये अपना ही एक नैरेटिव दे देते थे कि हम नेहरू के मॉडल को ही, इंदिरा के मॉडल को ही आगे लेके जा रहे हैं। क्योंकि देखो, ये इस बात को समझते थे, अगर रिफॉर्म्स लाने हैं इंडिया में तो आप पूरी ऐसे ब्रांडिंग करके एक जबरदस्त नैरेटिव तैयार करके रिफॉर्म्स नहीं ला सकते, क्योंकि बहुत से लोग उन चीज़ों का विरोध करने लगते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आप बिल्कुल जोर शोर से लेबर रिफॉर्म्स हमारे देश में लेके आओगे तो लाना मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारी यूनियंस, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज, सेक्शंस, एनजीओज विरोध करने लगेंगे। लेकिन आप चुपके लाओगे, बिना धूमधाम के लाओगे, बिना किसी को क्रिटिसाइज करके लाओगे, तो हो सकता है पॉसिबल हो। इन्होंने यही सब काम किए। रिफॉर्म्स इन्होंने जो लाए वो बड़े थे, लेकिन इन्होंने कभी ब्रांडिंग या फिर मार्केटिंग अपने रिफॉर्म्स की बहुत ज़्यादा नहीं की थी। और देखो, एक चीज़ ये भी बोली जाती है इनके बारे में, इन्होंने कभी किसी कम्युनिटी को कल्टीवेट नहीं किया। आमतौर पे आपको भी पता है, सभी जो पॉलिटिकल लीडर्स या फिर पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो किसी ना किसी वर्ग को कल्टीवेट करते हैं ताकि वो वर्ग आगे जाके हमें ही वोट दे। कोई पॉलिटिकल पार्टी पर्टिकुलर धर्म को अपीज करती है, कोई पॉलिटिकल पार्टी कास्ट को अपीज करती है, समझ गए। लेकिन पीवी नरसिम्हा राव ने किसी को कल्टीवेट नहीं किया, किसी एक आइडेंटिटी को इन्होंने तवज्जो नहीं दी। तो बाद में क्या हुआ, अभी कोई ऐसा सेक्शन नहीं है जो ये मांग करे कि भैया पीवी नरसिम्हा राव को आप भारत रत्न दो या फिर इनका सम्मान करो। ऐसा कोई सेक्शन अभी नहीं है जो इनके लिए अवार्ड की मांग करे। हालांकि तेलंगाना की सरकार ने अब कहा है कि हम स्टैचू इस्टेब्लिश करेंगे देश के लिए, इनके योगदान को याद करने के लिए। बट काफ़ी सारे दूसरे प्राइम मिनिस्टर के लिए जो मांग उठती रहती है या फिर हमारे पॉलिटिकल लीडर्स
के लिए जो मांग उठती रहती है उस प्रकार की मांग इनके लिए नहीं उठती। तो ये हमने आर्टिकल डिस्कस किया पीवी नरसिम्हा राव के बारे में। ये थी हमारी आज की डिस्कशन। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।